Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक तूफान का नाम है। एक ऐसी आंधी जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि उस चिंगारी की कहानी है जिसने एक सोए हुए साम्राज्य को झकझोर दिया था। जरा सोचिए, इस विद्रोह से ठीक 2 साल पहले भारत के होने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ये शब्द कहे थे। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये भविष्यवाणी कितनी भयानक और कितनी जल्दी सच होने वाली थी। ये शब्द आने वाले उस प्रलय का एक धुंधला सा संकेत थे जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो चलिए, इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक सुलगता हुआ असंतोष एक भयानक आग में बदला। इस आग के चेहरे कौन थे, और जब ये आग बुझी तो अपने पीछे क्या राख और क्या विरासत छोड़ गई। देखिए, 1857 की क्रांति कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये उस बारूद का ढेर थी जो 100 सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। एक ऐसा तूफान जो बहुत खामोशी से शक्ल ले रहा था। और वजह तो हर तरफ थी। एक तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां जिसके तहत अंग्रेज किसी भी रियासत को बिना वारिस के हड़प लेते थे। अवध, झांसी, नागपुर, एक एक करके रियासतें छिन रही थी। दूसरी तरफ जमीनों पर इतना भारी लगान था कि किसानों की कमर टूट चुकी थी। और इन सब के ऊपर एक गहरा डर। ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियों ने लोगों के मन में ये शक पैदा कर दिया था कि उनका धर्म, उनकी पहचान, सब कुछ खतरे में है। माहौल में बारूद तो पूरी तरह भर चुका था। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी मिली सिपाहियों के बैरकों में। और फिर इतिहास ने अचानक एक नया मोड़ लिया। जब नई एनफील्ड राइफल आई तो एक अफवाह आग की तरफ फैली कि उसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। मतलब उसे मुंह से खोलना हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट करना था। जब मेरठ में सिपाहियों ने इनकार किया तो उन्हें सबके सामने बेड़ियों में जकड़ दिया गया। लेकिन ये सजा एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अगले ही दिन 10 मई को उनके साथी सिपाहियों ने सब कुछ तोड़ डाला और मारो फिरंगी के नारों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ चले। ये विद्रोह सिर्फ सिपाहियों का नहीं रहा। जल्द ही ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई, और इस आग को 4 चेहरों ने एक नई अमर पहचान दी। सबसे पहले दिल्ली में बहादुर शाह जफर। वो एक बूढ़े और बेबस बादशाह थे, एक कवि जिनका साम्राज्य लाल किले की दीवारों में ही कैद था। लेकिन विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया, और वो न चाहते हुए भी इस भयानक तूफान का केंद्र बन गए। दूसरा चेहरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। जब अंग्रेजों ने उनके गोद लिए बेटे को वारिस मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। उनका ऐलान था, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, और फिर अपनी तलवार लेकर वो सीधा मैदाने जंग में उतर गईं। उधर अवध में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला हुआ था। जब उनके पति को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया और अंग्रेजों की पेंशन का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। वो आखिरी दम तक लड़ती रहीं। और थे तात्या टोपे, नाना साहब के सेनापति। वो एक ऐसे योद्धा थे जो परछाई की तरह हमला करते थे। उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने अंग्रेज कमांडरों की नाक में दम कर दिया था। वो हार के बाद फिर से एक नई सेना खड़ी कर लेते थे और अचानक कहीं से भी हमला कर देते थे। लेकिन ये बिखरा हुआ विद्रोह एक संगठित साम्राज्य की ताकत का सामना ज्यादा दिन तक नहीं कर सका। अंग्रेजों ने पूरी ताकत से पलटवार किया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक क्रूर और बेरहम दमन था। साम्राज्य का पलटवार बेहद तेज था। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। मार्च 1858 तक झांसी का किला भी गिर चुका था। जून में रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुईं, और आखिरकार अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को भी पकड़कर फांसी दे दी गई। एक एक करके विद्रोह के सभी केंद्र बुझा दिए गए। विद्रोह तो कुचल दिया गया था, लेकिन उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अंग्रेज ये अच्छी तरह समझ गए थे कि अब भारत पर पहले की तरह राज नहीं किया जा सकता। एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। इस तूफान का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया।
1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया और इसी के साथ सदियों पुराने मुगल साम्राज्य का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। तो असल में बदला क्या? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ बदल गया। विद्रोह से पहले अंग्रेज संधियों और सामाजिक दखलंदाजी से काम चलाते थे, लेकिन विद्रोह के बाद उन्होंने सीधा शासन स्थापित किया। हाँ, पर भारतीय धर्म और संस्कृति से जानबूझकर दूरी बना ली। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई गई और फूट डालो और राज करो की नीति को साम्राज्य की नींव बना दिया गया। तो क्या 1857 का विद्रोह पूरी तरह से नाकाम रहा? अगर सिर्फ नतीजों को देखें तो शायद हाँ, लेकिन असल में इसने एक ऐसी आग जलाई जो फिर कभी बुझ नहीं सकी। भले ही ये विद्रोह हार गया, लेकिन इसने पहली बार अलग अलग इलाकों और धर्मों के लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़ा किया था। इस विद्रोह की कहानियां, इसके नायकों की कुर्बानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं। असल में यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद के बीज पड़े थे। विद्रोह के नायकों का असर इतना गहरा था कि उनके दुश्मन भी उनके कायल थे। झांसी पर कब्जा करने वाले ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा था, वो सभी विद्रोहियों में सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर थीं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अगर एक विद्रोह को कुचल दिया जाए लेकिन उसकी आग आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के लिए प्रेरित करती रहे, तो क्या उसे वाकई एक हार माना जा सकता है, या फिर वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसे बुझाना नामुमकिन था?